नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल सदस्यता जाने के बाद पहली बार संसद पहुंचे। सोनिया के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए। दोनों सदन 3 अप्रैल तक स्थगित। तो दोस्तों, राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे हैं और दोस्तों वे यहाँ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने आए थे। साथ ही दोस्तों, यहाँ आधा घंटा रुकने के बाद वे मां सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए और राहुल की संसद सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि वे केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। इस बीच दोस्तों, बुधवार को संसद के 12वें दिन की कार्रवाई 3 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी गई है और दोस्तों लोकसभा में कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के सामने सेव डेमोक्रेसी के पोस्टर दिखाए और काले कपड़े भी लहराए। वही दोस्तों, कांग्रेस नेता आज भी काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचे। हालांकि दोस्तों, कांग्रेस की बैठक में शामिल होने के बाद राहुल सफेद टी शर्ट में आए थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने वाजपेयी नेहरू की मिसाल दी। कहा, याद कीजिए, लोग उन्हें सुनने दूर दूर से आते थे। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को जस्टिस KM जोसेफ और जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने हेट स्पीच मामले पर सुनवाई की है। वही दोस्तों, जस्टिस BV नागरत्ना ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी की मिसाल देते हुए कहा, वाजपेयी और नेहरू को याद कीजिए, जिन्हें सुनने के लिए लोग दूर दराज से इकट्ठा होते थे। वही दोस्तों, जस्टिस KM जोसेफ ने कहा कि हर रोज टीवी और सार्वजनिक मंचों पर नफरत फैलाने वाले बयान दिए जा रहे हैं। क्या ऐसे लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते? जिस दिन राजनीति और धर्म अलग हो जाएंगे, नेता राजनीति के धर्म का उपयोग करना बंद कर देंगे, उसी दिन नफरत फैलाने वाले भाषण भी बंद हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों, लाइव लो के मुताबिक जस्टिस KM जोसेफ ने मामले में राज्य सरकार के रवैये पर तल्ख टिप्पणी की है और दोस्तों उन्होंने कहा कि राज्य नपुंसक है, वह समय पर काम नहीं करते और जब राज्य ऐसे मामलों पर चुप्पी साध लेंगे तो फिर उनके होने का क्या मतलब है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जिला कोर्ट ने सुनाई थी फांसी की सजा, हाई कोर्ट ने पलटा फैसला। तो दोस्तों, जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट केस में बुधवार को हाई कोर्ट ने सभी 4 आरोपियों को बरी कर दिया है और दोस्तों जस्टिस पंकज भंडारी, समीर जैन की बेंच ने कहा है कि जांच अधिकारी को कानून की जानकारी नहीं है। वही राज्य सरकार फैसला लेने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 71 लोगों की जान चली गई थी और जबकि 185 लोग घायल हुए थे। वही दोस्तों, 2019 में जिला कोर्ट ने मोहम्मद सैफ उर रहमान, सरवर आजमी और मोहम्मद सलमान को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद दोस्तों, सभी आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की थी। वही दोस्तों, 48 दिनों से चल रही सुनवाई पूरी होने पर आरोपियों के वकील सैयद सदत अली ने बताया कि हाई कोर्ट ने ATS की पूरी थ्योरी को गलत बताया है और इसी वजह से आरोपियों को बरी कर दिया गया है। वही दोस्तों, एडिशनल एडवोकेट जनरल राजेश महर्षि ने कहा है कि हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे और इसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव, 13 को नतीजा। वायनाड में उपचुनाव पर चुनाव आयोग ने कहा 6 महीने का वक्त है, इंतजार करेंगे। तो दोस्तों, कर्नाटक में विधानसभा चुनाव 10 मई को होंगे और दोस्तों नतीजे 13 मई को आ जाएंगे। वही दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बुधवार को कहा है कि वोटिंग एक चरण में कराई जाएगी और कर्नाटक में 5.21 करोड़ मतदाता है जो 224 विधानसभा सीटों पर मतदान करेंगे। वही दोस्तों, राजीव कुमार ने कहा है कि जो लोग 1 अप्रैल को 18 साल के होंगे वो भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए हमने एडवांस एप्लीकेशन मंगवा ली है। तो दोस्तों, राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार का कार्यकाल 24 मई को खत्म हो रहा है और इस बार मुकाबला भाजपा, कांग्रेस और JDS के बीच रहेगा। वही दोस्तों, पिछली बार JDS कांग्रेस साथ थी, लेकिन इस बार JDS अलग चुनाव लड़ेगी। वही दोस्तों, चुनाव आयोग ने 4 राज्यों की 5 विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान किया है और दोस्तों, राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के बाद खाली हुई वायनाड सीट पर चुनाव की घोषणा नहीं की गई। इस पर दोस्तों सवाल पूछा गया तो राजीव कुमार ने कहा, खाली सीट पर चुनाव कराने के लिए 6 महीने का वक्त होता है और दोस्तों ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को 30 दिन का वक्त दिया ताकि वो ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सके, इसलिए अभी हम इंतजाम करेंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
केजरीवाल बोले देश में 2 को छोड़कर सब डरे हुए। कहा जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त होगा। तो दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कहा है कि देश में 2 लोगों को छोड़कर सब डरे हुए हैं। जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। वही दोस्तों, यह बातें उन्होंने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कही है। और दोस्तों, सदन में प्रस्ताव पेश होते ही भाजपा के सारे विधायक सदन छोड़कर बाहर निकल गए। और दोस्तों, इस पर केजरीवाल ने कहा है कि वे भी आए और अपनी बात रखे। साथ ही दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि सदन में पहले भाजपा हमारे खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाली थी, लेकिन वह 20% विधायक भी नहीं जुटा पाई। और दोस्तों, भाजपा ने हमारे विधायकों को डराने, धमकाने और खरीदने की पूरी कोशिश की है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि ईडी और सीबीआई ने देश के सभी भ्रष्ट लोगों को एक पार्टी में ला दिया है और एजेंसियों ने छापा मारकर उनके सिर पर बंदूक रख दी है और उनसे पूछा है कि वह जेल जाना चाहते हैं या भाजपा में। जिस दिन मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार भारत मुक्त हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 350 वकील बोले कानून मंत्री को घोष जमाना शोभा नहीं देता। रिजिजू ने कहा कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 350 से ज्यादा वकीलों ने कानून मंत्री किरण रिजिजू के विवादित बयान की निंदा की है। और दोस्तों, रिजिजू ने इंडिया टुडे के कॉन्क्लेव में रिटायर्ड जजों को लेकर एक टिप्पणी की थी। साथ ही दोस्तों, उन्होंने कहा था कि कुछ रिटायर्ड जज एंटी इंडिया ग्रुप का हिस्सा बन गए हैं। वही दोस्तों, रिजिजू के इस बयान पर वकीलों के ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तो दोस्तों, उन्होंने कहा है कि एक मंत्री को घोष जमाना और धमकाना शोभा नहीं देता है। वही दोस्तों, सरकार की आलोचना करना ना तो राष्ट्र के खिलाफ होता है और ना ही देशद्रोही गतिविधि है। वही दोस्तों, वकीलों का कहना है कि रिटायर्ड जजों को धमकी देकर कानून मंत्री लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि विरोध के किसी भी स्वर को बख्शा नहीं जाएगा। और वकीलों ने जोर देकर कहा है कि सरकार के आलोचक हर तरह से उतने ही देशभक्त हैं जितने सरकार में पदस्थ लोग हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राष्ट्रीय गान का अपमान, ममता को हाईकोर्ट से नहीं राहत, शिकायत रद्द करने से इनकार। 2021 में राष्ट्रीय गान के दौरान कार्यक्रम से चली गई थी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय गान के अपमान से जुड़े केस में बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राहत देने से मना कर दिया है। साथ ही दोस्तों, हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज शिकायत को रद्द करने से भी इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, दिसंबर 2021 में तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2 दिन के मुंबई दौरे पर थी और यहाँ यशवंत राव चवाणा ऑडिटोरियम में एक कार्यक्रम में ममता बतौर गेस्ट मौजूद थी। वही दोस्तों, कार्यक्रम में जब राष्ट्रीय गान बजने लगा तब भी ममता बनर्जी बैठी रही और कुछ सेकंड बाद अचानक उठी और 2 लाइन गाने के बाद चुप हो गई और वहां से चली गई थी। तो दोस्तों, ममता बनर्जी के इस रवैये से नाराज भाजपा नेता विवेकानंद गुप्ता ने मार्च 2022 में कफपरेड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी और इसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को समन जारी किया था। तो दोस्तों, ममता बनर्जी ने अपने खिलाफ जारी समन को जनवरी 2023 में स्पेशल MP MLA कोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर कोर्ट ने मजिस्ट्रेट से शिकायत पर नए सिरे से विचार करने को कहा था, जबकि ममता की मांग शिकायत रद्द कराने की थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। 9 दिन में कोरोना केस 3 गुना बढ़े, 2151 नए मरीज मिले, 7 की मौत, 5 महीने बाद एक्टिव केस 11,000 से ज्यादा। तो दोस्तों, देश में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं और पिछले 24 घंटों में 2151 नए मरीज मिले हैं, जबकि 7 संक्रमितों की मौत हो गई है। वही दोस्तों, एक्टिव केस बढ़कर 11,903 हो गए हैं, जो पिछले 5 महीने में सबसे ज्यादा है। इससे पहले दोस्तों, 12 नवंबर को एक्टिव केस 11,084 था और डेली पॉजिटिविटी रेट भी बढ़कर 1.51% हो गई थी। वही दोस्तों, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बुधवार को नए केस में 18% की बढ़ोतरी हुई है और इससे पहले मंगलवार को 1573 संक्रमित मिले थे और जबकि 4 मरीजों की मौत हो गई थी। वही दोस्तों, पिछले 9 दिनों में देश में नए केस 3 गुना बढ़े हैं और 20 मार्च को 646 पॉजिटिव मरीज मिले थे। वही दोस्तों, 3 राज्य महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और बुधवार को इन तीनों राज्यों में डेली केसेस 300 से ज्यादा रिकॉर्ड किए गए हैं। वही दोस्तों, महाराष्ट्र में 450 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 3 की मौत हो गई है और राज्य में अक्टूबर के बाद पहली बार एक्टिव केस 2000 से ज्यादा दर्ज किए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी
खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको माई न्यूज पसंद आ रही है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आ रही है तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आप लोगों को माई न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। आज शेयर बाजार में रही तेजी। सेंसेक्स 346 अंक की बढ़त के साथ 57,960 के स्तर पर अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 9.29% चढ़ा। तो दोस्तों बुधवार को भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है और सेंसेक्स 346 अंक की बढ़त के साथ 57,960 के स्तर पर बंद हुआ। वही दोस्तों निफ्टी में 129 अंकों की बढ़त रही और यह 17,080 के स्तर पर बंद हुआ है। तो दोस्तों सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 26 में तेजी और 4 में गिरावट रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अडानी ग्रुप के 10 में से 8 शेयरों में तेजी देखने को मिली है और ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस का शेयर 9.29% चढ़ा है। वही दोस्तों अडानी टोटल गैस और ग्रीन एनर्जी के शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों ग्लोबल मार्केट से मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं और एशिया में निकेई 0.5% ऊपर कारोबार कर रहा है। वही दोस्तों SGX निफ्टी में मामूली बढ़त देखने को मिल रही है। वही US फ्यूचर भी 0.25% तक चढ़ी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पुणे में चीता ने 4 शावकों को जन्म दिया। सियाया के साथ नजर आए बच्चे, पहली खेप में नामीबिया से आई थी यह फीमेल चीता। तो दोस्तों भारत में 5 दशक बाद पहली बार चीते का जन्म हुआ और दोस्तों कुनो नेशनल पार्क में नामीबिया से आई फीमेल चीता सियाया ने बुधवार को 4 शावकों को जन्म दिया। वही दोस्तों वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है और सियाया के प्रेग्नेंट होने की जानकारी 20 दिन पहले कुनो नेशनल पार्क के मैनेजमेंट को मिली थी। तभी से दोस्तों उसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और दोस्तों दोनों दिन पहले फीमेल चीता शासक की मौत भी हो गई थी। वही दोस्तों पिछले साल 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर नामीबिया से लाए 8 चीतों को कुनो नेशनल में छोड़ा था। वही दोस्तों जिन्हें 15 दिन छोटे बाड़ों में क्वारंटाइन रखने के बाद बड़े बाड़े में शिफ्ट किया गया था। वही दोस्तों करीब 2 महीने पहले 3 फीमेल और 2 मेल चीतों को एक बाड़े में छोड़ा गया था और इसी साल 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीतों की दूसरी खेप कुनो लाई गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अतीक को सजा सुनाने वाले जज को मिली वाई श्रेणी सुरक्षा। कोर्ट में माफिया ने कहा था सरकार आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। तो दोस्तों प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को मंगलवार को उम्र कैद की सजा सुनाई। वही दोस्तों उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज दिनेश चंद्र शुक्ला की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दोस्तों उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है और अतीक अहमद को सजा सुनाने के बाद शासन की ओर से यह फैसला लिया गया। तो दोस्तों कोर्ट में सुनवाई के दौरान अतीक ने कहा था कि साहब मैं बेकसूर हूँ, सरकार आपके कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है। जस्टिस दिनेश चंद्र शुक्ला रायबरेली का रहने वाला है। वही दोस्तों दिनेश चंद्र शुक्ला 2009 बैच के न्यायिक अधिकारी है। तो दोस्तों आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में मौजूद वकीलों ने बताया कि जज ने जैसे ही फैसला सुनाया कटघरे में खड़े अतीक को पसीना आ गया, उसका चेहरा उतर गया, अपने भाई अशरफ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। और दोस्तों 44 साल में पहली बार अतीक को किसी मामले में सजा सुनाई गई थी और अतीक के भाई अशरफ से बोला कि भाई अल्लाह ने सलामत रखा तो फिर मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केंद्र सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का धरना शुरू। बंगाल सीएम ने केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का लगाया आरोप। तो दोस्तों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बुधवार से कोलकाता में 2 दिवसीय धरने पर बैठी है। तो दोस्तों बंगाल सीएम 100 दिन काम योजना और अन्य योजनाओं के लिए राशि जारी नहीं करने के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ धरने पर बैठी है। वही दोस्तों उन्होंने मोदी सरकार पर केंद्रीय योजनाओं में फंड नहीं देने का आरोप लगाया है और ममता ने मंगलवार को कहा कि केंद्रीय बजट में मनरेगा और आवास योजना के लिए 1 रुपया भी नहीं दिया गया है। तो दोस्तों बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का यह धरना प्रदर्शन पहले दिल्ली में अंबेडकर मूर्ति के सामने होने वाला था, लेकिन दोस्तों बाद में उन्होंने कोलकाता में ही धरने पर बैठने का फैसला किया। वही दोस्तों भुवनेश्वर जाने के दौरान ममता ने मंगलवार को बताया कि वह 29 और 30 मार्च को केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देगी
और दोस्तों उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आम आदमी के पैसों को रोक कर रख रही है और बंगाल में लोगों को रोजगार के पैसे केंद्र को लौटाना ही होगा। साथ ही दोस्तों ममता ने कहा कि गैस की कीमतें बढ़ रही है, इसलिए मैं 2 दिन के धरने पर बैठने जा रही हूँ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एडवोकेट को गलत तरीके से बुलाने पर सीजेआई नाराज, वकील से कहा साथी है तो क्या हुआ, नाम तमीज से ले। तो दोस्तों सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय पर उस समय भड़क गए जब उन्होंने अपने साथी वकील को गलत तरीके से बुलाया। तो दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसी भी वकील का नाम लेने का सही तरीका होना चाहिए, भले ही वो आपका साथी क्यों ना हो। तो दोस्तों सीजेआई बुधवार को एक मामले की सुनवाई कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने वकील अश्विनी से दूसरे वकील के बारे में सवाल किया, जिस पर अश्विनी ने कहा कि कोई गोपाल पेश हो रहा है। तो दोस्तों वकील के इस जवाब पर सीजेआई गुस्सा हो गए। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि कोई गोपाल नहीं, उनका नाम गोपाल शंकर नारायण है, भले ही गोपाल शंकर नारायण आपके दोस्त हो, कम से कम नाम तमीज से ले। और इसके बाद अश्विनी ने सीजेआई से माफी मांगी। वही दोस्तों जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में खड़े हो, आपका यहाँ एक सीनियर वकील के तौर पर बहस से बात कर रहे हैं। और सीजेआई के तेवर देखकर कुछ देर के लिए कोर्ट में सन्नाटा छा गया। इसके बाद वकील ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी और अपने साथी वकील का नाम सही तरीके से लिया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 16 केस में जमानत के बाद घिरे इमरान, महिला जज को धमकाने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी, जज बोले पेश होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर अदालतों की मेहरबानी बुधवार को थम गई। वही दोस्तों इस्लामाबाद के सेशन कोर्ट ने महिला जज जेबा चौधरी को धमकाने के मामले में खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। इसके पहले दोस्तों 16 मामलों में इमरान को जमानत मिल चुकी है और 9 केस में उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिली, जबकि दोस्तों 7 मामलों में इस्लामाबाद कोर्ट ने बेल दी है। वही दोस्तों खान उनके खिलाफ मजबूत केसों में पेश होने से लगातार बच रहे हैं। हालांकि दोस्तों माना जा रहा है कि अगर वो गिरफ्तार होने जाते हैं तो उन्हें इन मामलों में भी पेश किया जाएगा। वही बुधवार को सेशन जज ने कहा कि यह अदालत की तौहीन भी है, खान को पेश होना ही पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, NCLAT ने गूगल पर लगे जुर्माने को बरकरार रखा। CCI ने 1337 करोड़ का जुर्माना लगाया था, 30 दिन में भरना होगा। तो दोस्तों नेशनल कंपनी लॉ एपीलेट ट्रिब्यूनल ने बुधवार को गूगल पर लगा 1337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने के आदेश को बरकरार रखा है। और दोस्तों कंपटीशन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पिछले साल अनफेयर बिजनेस प्रैक्टिस के मामले में गूगल पर यह जुर्माना लगाया था। तो दोस्तों गूगल पर एंड्रॉइड मोबाइल इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। वही दोस्तों NCLAT ने जुर्माने भरने और आदेश को लागू करने के लिए 30 दिन का समय मांगा था। और NCLAT की 2 मेंबर की बेंच ने कहा था कि CCI की जांच नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का उद्घाटन नहीं है, वह इस तर्क को नहीं मानेगी कि गूगल पर CCI का आदेश बायस्ड है। तो दोस्तों गूगल ने अपने प्ले स्टोर पर पब्लिश होने वाले हर ऐप पर यह दबाव बनाया था कि वह ऐप से जुड़े हर पेमेंट को गूगल के पेमेंट प्लेटफॉर्म गूगल पे के जरिए प्रोसेस करे और यह हर इन ऐप परचेज गूगल पे के जरिए किया जाए। और इस ऐप पर पब्लिश ने आपत्ति जताई थी। वही दोस्तों CCI ने यह भी माना था कि यह दबाव गलत है, इससे ऐप पब्लिशर बेहतर डील मिलने के बाद बावजूद बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म में टाई अप नहीं कर पाते और साथ ही इसे बाकी पेमेंट प्लेटफॉर्म को गलत तरीके से दबाने और बाजार में मोनोपोली बनाने का जरिया माना गया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाइडेन की सलाह पर खफा नेतन्याहू, कहा अंदरूनी मामलों में भारी दखलंदाजी मंजूर नहीं, इजराइल को पता है कि उसे क्या करना है। तो दोस्तों जुडिशियल रिफॉर्म पर देश में भारी विरोध का सामना कर रहे इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति की इस मामले पर सलाह नागवार गुजरी। तो दोस्तों जो बाइडेन ने इजराइल की हालत पर चिंता जाहिर की थी और इसे नेतन्याहू ने घरेलू मामलों में दखलंदाजी माना और बाइडेन को इजराइल के घरेलू मामलों से दूर रहने की सलाह दी। साथ ही दोस्तों इजराइल प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भारी ताकत हमारे घरेलू मामलों में दखल दे और इजराइल सरकार और जनता अच्छे से जानती है कि इन मामलों से कैसे निपटना है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, SCO मीटिंग में शामिल हो सकते हैं पाक और चीन, NSA अजीत डोभाल कर रहे होस्ट। जम्मू कश्मीर विवाद पर पिछली मीटिंग से दूर रहा था पाकिस्तान। तो दोस्तों नई दिल्ली में संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन
के तहत नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी की मीटिंग जारी है और दोस्तों इस मीटिंग में पाकिस्तान भी शामिल होने की उम्मीद है। वही दोस्तों भारत के NSA अजीत डोभाल की मीटिंग की शुरुआत की है और दोस्तों इसमें चीन के NSA वर्चुअली भी शामिल हो सकते हैं। वही दोस्तों पाकिस्तान में फिलहाल कोई NSA नहीं है जिसे देखते हुए किसी वरिष्ठ डिफेंस अधिकारी की मीटिंग से जुड़ने की उम्मीद हो। वही दोस्तों द ट्रिब्यूनल के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत में हो रही SCO मीटिंग्स में शामिल होने को लेकर चर्चा शुरू की थी और इस पर दोस्तों भारत की तरफ से इन मीटिंग के लिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी को न्योता भेजा जा चुका है। और दोस्तों SCO के तहत डिफेंस मिनिस्ट्री की मीटिंग 27 से 29 अप्रैल और फॉरेन मिनिस्ट्री की मीटिंग 4 से 5 मई को गोवा में होगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, IPL में प्लेयर्स की थकान मापेगा BCCI, खिलाड़ियों को दी गई स्पेशल डिवाइस। WTC फाइनल से पहले वर्कलोड मैनेजमेंट पर नजर रखना मकसद। तो दोस्तों भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इस बार IPL में GPS डिवाइस की मदद से खिलाड़ियों की फिटनेस पर नजर रखेगा और दोस्तों सभी खिलाड़ियों को प्रैक्टिस और खेलने के दौरान इसे पहनाना होगा। और दोस्तों यह डिवाइस खिलाड़ियों की फिटनेस से जुड़ी करीब 500 अलग अलग तरह की सूचनाएं देगा और दोस्तों इन सूचनाओं में खिलाड़ियों का एनर्जी लेवल, तय की गई दूरी, स्पीड ब्रेकडाउन के खतरे, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर आदि शामिल है। और दोस्तों यह डिवाइस उस लिमिट को बताने में भी सक्षम है जिसके आगे वर्कलोड मिलने पर खिलाड़ी चोटिल हो सकता है। तो दोस्तों BCCI के सूत्रों की माने तो 2018 से वर्कलोड डिवाइस पर काम चल रहा था और BCCI ने ऐसे डिवाइस के इस्तेमाल के लिए साल 2018 से ही विचार करना शुरू कर दिया था और दोस्तों पहली बार इसे IPL में इस्तेमाल किया जा रहा है और इस डिवाइस का इस्तेमाल WPL के प्रयोग के तौर पर किया गया है। वही दोस्तों इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी आए हैं और इससे फ्रेंचाइजी को भी फायदा हुआ और उन्होंने महत्वपूर्ण खिलाड़ियों का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से किया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड की उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के RBI गवर्नर कौन है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के RBI गवर्नर कौन है तो फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दें। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे YouTube चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।